नमस्कार, पुनः स्वागत करता हूँ आपका ऑल इन वन के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम मध्य प्रदेश का इतिहास और संस्कृति के बारे में। कल्चर एंड हिस्ट्री। आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट ही मिलेंगे। दोस्तों, हिमालय से भी पुराना मूल गोंडवाना गोंडों की भूमि का एक बड़े हिस्से को समाहित करने वाला क्षेत्र वर्तमान का मध्य प्रदेश है। आपको यहाँ लिखा नजर आ रहा होगा हिमालय से भी पुराना, अर्थात ये जो मूल गोंडवाना लैंड का हिस्सा मध्य प्रदेश जो है ये हिमालय से भी प्राचीन है। बात ये है, ये जो मूल गोंडवाना लैंड है इसको आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये जो हिमालय से भी प्राचीन बताया जा रहा है, दरअसल कहानी ये है कि जो पृथ्वी पर प्राचीन काल में पृथ्वी पर जो अभी महादेश या महाद्वीप स्थित हैं वो इस प्रकार नहीं थे। जैसे कि एशिया का जो क्षेत्र बढ़ गया है ये मूल गोंडवाना लैंड के कारण ही प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा बन गया है। पहले जो क्षेत्र होते थे, जैसे कि ये मूल गोंडवाना लैंड का ये जो हिस्सा वर्तमान भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र बन गया है, ये प्राचीन काल में अफ्रीका का एक हिस्सा हुआ करता था। यह अफ्रीका का एक हिस्सा होने के कारण यह प्लेट नेट्स विवर्तनी के कारण एशिया क्षेत्र में प्रायद्वीपीय भारत के साथ जुड़ गया। पहले भारत जो था वह कुल मिला के एक ऐसा हिस्सा हुआ करता था। जो ऊपर का हिस्सा है अभी, जो मैं बता दूं आपको, जो गुजरात गुजरात तक के लिए जो इस हिस्सा है, जो गुजरात का हिस्सा है वहाँ तक, और यहाँ लेकर आप पश्चिम बंगाल तक मान सकते हैं। और ये प्लेट विवर्तनी के कारण जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा आया और भारत में एक प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र के रूप में स्थापित हो गया। ये जो इतना हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है यही मूल गोंडवाना लैंडों की भूमि कहा जाता है। तो यह हिमालय से भी पुराना है, इसलिए इसको हिमालय से भी पुराना मूल गोंडवाना लैंड या गोंडों की भूमि का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। इसमें खासकर मध्य प्रदेश वह क्षेत्र है जो सर्वाधिक गोंडवाना लैंड की भूमि का एक हिस्सा रहा है। तो ये एक फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। हिमालय से भी पुराना मूल गोंडवाना गोंडों की भूमि का एक बड़े हिस्से को समाहित करने वाला वर्तमान का जो क्षेत्र है वही मध्य प्रदेश है। दूसरा बता दूं आपको, यहाँ पे मैं मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहता हूँ आपको कि मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता है। यहाँ बता दूं आपको, मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। सोया स्टेट। मध्य प्रदेश को डायमंड स्टेट भी कहा जाता है, डायमंड या हीरा प्रदेश। इसको प्राचीन काल में संयुक्त प्रांत के नाम से भी जाना जाता था। इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है और इसको हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। हृदय प्रदेश की संज्ञा भी भारत के मध्य प्रदेश को दी गई है। दूसरा फैक्ट, प्राग ऐतिहासिक काल के अवशेष मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की भीमबेटका की गुफाओं से और सागर के निकट पहाड़ी क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। प्राग ऐतिहासिक अर्थात आपको बता दूं, प्राग ऐतिहासिक का अर्थ ये होता है कि जिसके कोई लिखित साक्ष्य या जिस इतिहास के कोई लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा गया है। उसे प्राग ऐतिहासिक काल की शाब्दिक संज्ञा दी गई है। अवशेष का अर्थ होता है जो भी मृत्यु के बाद या जो भी अवशेष या जो भी शेष मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट के भीमबेटका की गुफाओं से मिले हैं। अब आपको ये तो कंफ्यूज होगा नहीं कभी कि रायसेन में भीमबेटका की गुफाएं हैं। ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये प्राग ऐतिहासिक काल का स्रोत मानी जाती हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक या सबसे बड़ा जो प्राग ऐतिहासिक काल का स्रोत है वह भीमबेटका की गुफाओं को माना गया है। दूसरा बता दूं, ये सागर है। सागर के निकट जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें भी प्राग ऐतिहासिक काल के स्रोत देखने को मिलते हैं। आपको बता दूं, ये सागर में एक ऐरान अभिलेख भी है। ऐरान अभिलेख
याद रखिए, ऐरावती लेक सागर जिले में स्थित है। दूसरा फैक्ट, नेक्स्ट फैक्ट बता दूं, मध्य प्रदेश का महाभारत काल में उल्लेख है क्या है? काशी, काशी के नाम से, काशी अर्थात वाराणसी, काशी वाराणसी वाला काशी, मध्य प्रदेश का उल्लेख महाभारत काल में हुआ है। जैसे काशी अभी को उत्तर प्रदेश में है। जैसे काशी, चेदी, कारोस, दसाणे और संदीपनी, अर्थात संदीपनी इसका बता दूं, कारोस मैंने पढ़ा है आपको, वर्तमान का जो बघेलखंड है, दक्षिण अनूप क्षेत्र, और ये संदीपनी अर्थात उज्जैन को प्राचीन काल में संदीपनी आश्रम के नाम से जाना जाता था, का जिक्र मध्य प्रदेश के महाभारत काल में, मध्य प्रदेश का उल्लेख महाभारत काल में हुआ है। पुनः समझा दूं, मध्य प्रदेश का जो उल्लेख महाभारत काल में हुआ है उन नगरों में काशी, चेदी जो अभी यूपी में चले गए, काशी, कारोस जो वर्तमान का रीवा सतना या पन्ना वाला क्षेत्र का है, दसाण अनुपदेश या संदीपनी आश्रम जो अभी वर्तमान का उज्जैन है, इनका उल्लेख महाभारत काल में हुआ है, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट फैक्ट बता दूं, 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपदों का उल्लेख मध्य प्रदेश से हुआ है। जो 16 महाजनपदों का उदय हुआ था उसमें से 2 महाजनपद मध्य प्रदेश में स्थित हैं। पहला हो जाएगा अवंती अर्थात वर्तमान का उज्जैन या संदीपनी, या महाभारत काल में अच्युतगामी के नाम से भी अवंती को जाना गया है। इसकी 2 राजधानियां थीं। उत्तरी अवंती को कहा गया था, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन, और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मत थी। ये जो वर्तमान का उज्जैन वह उज्जैन है, अवंती को उज्जैन कहने लगे, और जो दक्षिण अवंती की राजधानी महिष्मत थी, महिष्मत को वर्तमान में महेश्वर के नाम से जाना जाता है, महेश्वर। दूसरा हो जाएगा वत्स को अभी वर्तमान में ग्वालियर के नाम से जाना जाता है, ग्वालियर। नेक्स्ट फैक्ट पर चलते हैं। मौर्य काल में मध्य प्रदेश का उल्लेख दतिया के गुर्जरा अभिलेख व सांची के स्तूप में या जबलपुर के सिहोरा तहसील के रूपनाथ ग्राम के अभिलेख से प्राप्त हुए हैं। विस्तार पूर्वक बता दूं, मौर्य काल में मध्य प्रदेश का उल्लेख दतिया के गुर्जरा अभिलेख, दतिया का जो गुर्जरा अभिलेख है यह अशोक के शिलालेखों से संबंधित है। अशोक का जो गुर्जरा अभिलेख है वह दतिया में स्थित है। उसके बाद जो अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया, ये भी मौर्य साम्राज्य से संबंधित है, और यह मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इसके बाद आपको बता दूं, दूसरा फैक्ट आपको बता दूं, ये जो गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे, इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र के अलावा जब इन्होंने शकों पर विजय प्राप्त की और खुद को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की, तब इन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। आपने उदयगिरी की गुफाओं का नाम सुना होगा। उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वह गुप्त वंश से संबंधित हैं। उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वह जिला धार में स्थित हैं, गुप्त वंश से संबंधित हैं। क्वेश्चन आएगा, गुप्त वंश की उदयगिरी की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? तो गुप्त काल से संबंधित हैं। उदयगिरी की गुफाएं जिला धार में स्थित हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इतिहास में आगे चलते हैं तो फैक्ट आता है परमार वंशीय राजा भोज। परमार वंश के जो विश्व प्रसिद्ध राजा थे वह थे राजा भोज, वर्तमान मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं। ये जो परमार वंशीय राजा भोज थे, इनकी राजधानी धार हुआ करती थी। जो जिला धार वर्तमान में है वह राजा भोज की राजधानी हुआ करती थी। यह जो राजा भोज थे यह एक बहुत बड़े कवि और यह कवि भी थे। यह कविताएं भी लिखते थे, जैसे कि परमार वंशीय राजा भोज की रचना है सम्रांगण सूत्रधार। एक हुआ सम्रांगण सूत्रधार, कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण,
सिद्धांत संग्रह, विद्या विनोद और ऐसी कई रचनाएं जो परमारवंशीय राजा भोज की प्रमुख कृतियां रही हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये जो विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर है यह मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जिसका निर्माण चंदेल वंशीय शासकों ने करवाया। ये जो खजुराहो का मंदिर है जो कि विश्व हेरिटेज साइट में सम्मिलित हो गया है, यह चंदेल वंशीय राजाओं ने इसका निर्माण करवाया। नेक्स्ट बता दूं, होशंगाबाद का मकबरा जो कि मांडू के शासक होशंग शाह ने बनवाया था। ये जो बता दूं आपको, होशंगाबाद का मकबरा है, यह ताजमहल से पहले का ताजमहल है, अर्थात इसको प्राचीन काल में सबसे पहले का यानी प्रथम ताजमहल जो प्रथम ताजमहल है वह होशंग शाह के मकबरे को कहा जाता है, जो होशंगाबाद में स्थित है। इसी की कॉपी करके ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। जैसे कि लिखा है, पहला ताजमहल कहा जाता है होशंगाबाद के होशंग शाह के मकबरे, होशंगाबाद में स्थित जो है होशंग शाह के मकबरे को। होशंग शाह ने, जो मांडू का शासक था होशंग शाह, इसने चित्तौड़ विजय पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। चित्तौड़ विजय पर विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? मांडू के शासक होशंग शाह ने। आपको मैं बता दूं, जो मांडू के अर्थात वर्तमान मालवा या जो मांडू है वो वर्तमान मालवा में पड़ता है। ये जो मालवा है, ये मालवा के क्षेत्र में जो शासक रहे हैं उन्होंने जहाज महल, रूपमती महल, हिंडोला महल, जामा मस्जिद, होशंग शाह का मकबरा और अपने ऐसे कई कृतियाँ, जहाज महल, रूपमती महल, हिंडोला महल, जामा मस्जिद, होशंग शाह का मकबरा आदि का निर्माण इन्होंने मांडू के शासकों ने प्राचीन स्थलाकृतियों का निर्माण करवाया। इसके बाद मैं आगे ले चलता हूं आपको ग्वालियर पर। ग्वालियर का जिब्राल्टर, आपने सुना होगा, ग्वालियर का जिब्राल्टर ग्वालियर के किले को कहा जाता है। इसे ग्वालियर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसे ग्वालियर का रूर भी कहा जाता है, महलों का महल भी कहा जाता है। एक बात आपने सुनी होगी, एक बार क्वेश्चन आया था परीक्षा में, पूछा गया था कि किस महल से होकर स्वर्ण की ट्रेन या सोने की ट्रेन गुजरती है? आंसर हो जाएगा ग्वालियर का। बात यह है कि ग्वालियर के महल में जो ड्राइंग टेबल पर जो ट्रेन चलती है वह सोने की बनी हुई है। नेक्स्ट बता दूं, ग्वालियर के दुर्ग में जो ग्वालियर है, इस पर सर्वप्रथम इसकी स्थापना राजा सूरसेन ने की थी। राजा सूरसेन के बाद ऐसे कई शासक आए जिन्होंने ग्वालियर पर भरपूर अधिकार करके और बहुत अधिक समय तक शासन किया। सर्वाधिक शासन यहाँ सिंधियाओं ने किया। सिंधियाओं के जो संस्थापक थे वो राणोजी सिंधिया थे। राणोजी सिंधिया थे वह सिंधिया वंश के संस्थापक थे। पर संस्थापक राणोजी सिंधिया होते हुए भी उन्होंने अपने ग्वालियर के किले को नहीं जीता था। ग्वालियर के किले पर अधिकार किया महादजी सिंधिया ने। महादजी सिंधिया 1761 में ग्वालियर पर अधिकार कर लेते हैं और इनकी राजधानी यह अपना उज्जैन से ग्वालियर को बना देते हैं। ग्वालियर के इसके बाद जो महादजी सिंधिया के बाद या सिंधिया वंश के बाद नागवंश भी, या सिंधिया वंश से पहले नागवंश भी इस किले पर शासन कर चुके होते हैं। इसके बाद बता दूं, कछवाहा शासक महिपाल ने 1093 ईस्वी में सास बहू का मंदिर का निर्माण ग्वालियर में करवाया। मेन फैक्ट ये है कि सास बहू का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो कछवाहा शासक महिपाल ने करवाया। महिपाल ने कौन सा मंदिर बनवाया? सास बहू का मंदिर बनवाया 1093 ईस्वी में ग्वालियर में। ग्वालियर में जो स्थलाकृतियाँ हैं उसका विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा मैं। जैसे कि जयविलास पैलेस विश्व प्रसिद्ध महल है जो ग्वालियर में स्थित है। यह एक ऐसा महल है जो फ्रांसी संस्कृति पर आधारित बना हुआ है। यह जयविलास पैलेस इतना विश्व प्रसिद्ध है
कि इसको फ्रांस ने या कहे कि फ्रांस के इंजीनियरों ने इसका निर्माण करवाया था। जैसे कि दूसरा बता दूं, चतुर्भुज मंदिर ग्वालियर में स्थित है। जैन प्रतिमाएं व हिंदू मंदिर भी ग्वालियर में स्थित है। इसके बाद मैं बता दूं आपको, ये जो तोमर वंश के राजा मानसिंह थे उनकी राजधानी भी ग्वालियर रही है। मतलब ग्वालियर में ऐसे कई शासक आए जिन्होंने ग्वालियर में अपना शासन स्थापित किया है, क्योंकि ग्वालियर एक ऐसा किला था, ऐसा जिब्राल्टर था, इसलिए यहाँ पे अधिक से अधिक शासकों ने शासन किया। राजधानी जो बनाई किन किन शासकों ने पुनः बता दूं, सिंधियाओं ने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया। उससे पहले नागवंश का शासक भी यहाँ पर रहा। उसके बाद तोमर वंश का शासक जो राजा मानसिंह थे उन्होंने भी ग्वालियर पर अपना अधिकार किया। नेक्स्ट बता दूं, सवाई जय सिंह ने 18वीं सदी में जंतर मंतर वेधशालाओं का निर्माण उज्जैन में कराया। ये जो जंतर मंतर वेधशालाएं हैं, आपको बता दूं, जंतर मंतर वेधशालाएं एक नहीं है, यह 5 हैं। 5 मतलब पहली तो हो गई अपनी उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला है। इसके अलावा यूपी वाराणसी और यूपी मथुरा में भी जंतर मंतर वेधशालाएं हैं जिनका निर्माण जय सिंह ने करवाया था। इसके अलावा दिल्ली में भी एक जंतर मंतर वेधशाला है। उसके अलावा उज्जैन में तो मैंने बता दिया। उसके बाद राजस्थान के जयपुर में भी एक, क्योंकि यह जयपुर से ही थे तो इन्होंने जयपुर में भी जंतर मंतर वेधशालाओं का निर्माण करवाया है। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये जंतर मंतर वेधशालाएं क्या है। वेधशालाओं में दरअसल जो पंचांग या कैलेंडर में जो छपा हुआ होता है या जो ज्योतिषवाद होता है वह वेधशालाओं में बताया जाता है कि कब वर्षा होगी, कब ग्रहण लगेगा, कब नक्षत्र बदलेंगे, कब पूर्णिमा आएगी, कौन सा पाक चलेगा, क्या नहीं, ये सब वेधशालाओं में होता है। आगे ले चलता हूँ आपको। मध्य प्रदेश में जो भी राजवंश रहे हैं उनकी जो प्रमुख राजधानियां रही हैं उनके बारे में चर्चा कर लूँ। मध्य प्रदेश में ओली वंश रहा है। इसकी राजधानी थी दसपुर अर्थात महाराष्ट्र वर्तमान का जो मंदसौर है। मंदसौर, ये जो मध्य प्रदेश का मंदसौर है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादातर हम फोकस मध्य प्रदेश पर ही करेंगे। मध्य प्रदेश का जो मंदसौर है अर्थात प्राचीन दसपुर, इसकी राजधानी ओली वंश की है राजधानी रही है। इससे नेक्स्ट बता दूं, जो कलचुरी वंश की राजधानी वह त्रिपुरी थी। त्रिपुरी मतलब अर्थात वर्तमान का जबलपुर क्षेत्र जो है वह त्रिपुरी कलचुरी वंश की राजधानी रही थी। इसके बाद बता दूं, बुंदेलों की राजधानी बुंदेलखंड थी। बुंदेलखंड अर्थात जो वर्तमान का ओरछा या टीकमगढ़ अपना क्षेत्र है वह बुंदेलों की राजधानी रहा था। दूसरा बता दूं, परमार वंश की राजधानी धार थी। जो वर्तमान का जिला धार है वह परमार वंश की राजधानी रही है। होलकर वंश की राजधानी इंदौर थी। जो अहिल्याबाई मैंने आपको बताया वह होलकर वंश से संबंध रखती थी। या सिंधिया वंश की राजधानी ग्वालियर रही है। इसके बाद गुप्त वंश की राजधानी भी उज्जैन रही है। इसमें आपको इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसमें अभी एमपीपीएससी में बुंदेलों की राजधानी पूछ लिया गया था। इसका आंसर था ओरछा। एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, बुंदेलखंड की राजधानी या बुंदेलों की राजधानी क्या थी। वर्तमान का बुंदेलखंड अर्थात जेजाक भुक्ति कहा गया था प्राचीन में इसको। जेजाक भुक्ति, परीक्षा में जेजाक भुक्ति भी आ सकता है, बुंदेलखंड भी आ सकता है, ओरछा भी आ सकता है और टीकमगढ़ भी आ सकता है। टीकमगढ़ तो याद रखिए, मध्य प्रदेश में ओली वंश की राजधानी दसपुर वर्तमान मंदसौर, कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी वर्तमान जबलपुर, बुंदेलों की राजधानी बुंदेलखंड जेजाक भुक्ति वर्तमान का बुंदेलखंड या ओरछा टीकमगढ़, परमार वंश की राजधानी धार थी, होलकर वंश की राजधानी इंदौर, ग्वालियर की सिंधिया वंश की राजधानी ग्वालियर, गुप्त वंश की राजधानी उज्जैन रही है। यहाँ इसके बाद चंदेलों ने भी बुंदेलखंड पर अपना राज्य किया है, जिसे जेजाक भुक्ति कहा जाता था। मैंने आपको बताया बुंदेलखंड को जेजाक भुक्ति के नाम से भी जाना जाता था। चंदेल वंशीय शासकों ने भी बुंदेलखंड पर अपना शासन किया है।
आज के लिए इतना ही। आगे बताऊंगा मैं इसके आगे बताऊंगा कल आपको मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।